अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज थोड़ी डिले हो गया क्लास स्टार्ट होने में। चलें हम उस टाइम को कवर कर लेंगे एंड लेक्चर के एंड में। अच्छा, आप लोग अब सबसे पहले तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, ठीक है? उसके बाद हम आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। आज हम ना डायनामिक वेब देखेंगे कि डायनामिक वेब होती क्या है। हमने असल में वर्डप्रेस शुरू कर ली थी। वर्डप्रेस में एक सिंपल सी साइट बनाई है हमने। अब वो सिंपल सी साइट है तो डायनामिक वेब, लेकिन हमें वेब की बेसिक्स का नहीं पता अगर, तो हमें कह लें कि जो वेबसाइट को समझना है उसको ज़रा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो अब वो डायनामिक वेब के बारे में हम देखेंगे कि डायनामिक वेब क्या होती है, स्टैटिक वेब क्या होती है। जो हमने पहले बनाई थी ना फ्रंट एंड, वो सारी स्टैटिक वेब थी, ठीक है? और ये जो हमने वर्डप्रेस के ऊपर बनाई है ये डायनामिक वेब है। इसके लिए देखें आपको सर्वर वगैरह चाहिए था, ठीक है? होस्ट करने के लिए डेटाबेस चाहिए थी, ठीक है? तो ये हम देखेंगे कि आज डायनामिक वेब क्या होती है, ठीक है? तो अगर किसी के क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो कमेंट्स में कर सकते हैं। अच्छा, ये लेक्चर खुल जाता है फिर हम शुरू करते हैं इसको। अच्छा जी, प्लीज गाइड मी अबाउट बूटस्ट्रैप वेब पेज एंड पोर्टफोलियो प्लीज। अच्छा, इसमें आपको क्या गाइडेंस चाहिए, क्योंकि इसमें हम डिटेल में देख चुके हैं चीज़ों को। तो आप बता दें कि क्या इसमें कह लें कि मिसिंग है ये क्या। अच्छा, PHP टू HTML क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। PHP होती है फोटोशॉप फाइल। तो जब भी मेरे पास फोटोशॉप पड़ी होगी, CC ये पड़ी है। अच्छा, अब ये फोटोशॉप है। तो अब ये फोटोशॉप के अंदर हम क्या करते हैं, फोटोशॉप के अंदर हम इमेजेस वगैरह बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है? तो इसी तरह अगर मैंने कोई वेबसाइट बनानी है तो पहले मैं उसका डिजाइन बनाऊंगा ना कि ये चीज इधर आएगी, ये चीज इधर आएगी, ये चीज इधर आएगी। तो पुराने पहले वक्त में क्या होता था कि थोड़ा सा कह लें 5 6 साल 7 साल 8 साल पहले के पहले उसका डिजाइन बनता था फोटोशॉप के अंदर, ठीक है? और उसके बाद जिस तरह से ये एक ये एक वेबसाइट है, ठीक है? अब ये वेबसाइट में देखें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं अलग अलग से। ये स्क्रीन है, ये कुछ टेक्स्ट है लिखा हुआ, ये इसका फुटर है पूरा, ठीक है? ये इसका हेडर है, ठीक है? तो अब इस फाइल ये डिज़ाइन फाइल होती थी, और डिज़ाइन फाइल इसमें बनाना आसान इसलिए था क्योंकि इसमें जो आर्टिस्ट या डिज़ाइनर हैं, वेब डिज़ाइनर, उनके इसमें कह लें कि काम करना आसान होता था, ठीक है? अब यहाँ से फिर हम चेंज करते हैं चीज़ों को, HTML में चीज़ें लिखते हैं, ठीक है? लेकिन अब जो है PHP का कह लें कि काम इतना नहीं रहा। अब ज़्यादा काम होता है एडोब XP पे, ठीक है? नहीं तो हम वायर फ्रेम्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? एडोब XD, यहाँ से आप देख सकते हैं एडोब XD हो, ठीक है? तो अम, वो काफ़ी पावरफुल डिज़ाइन है, डिज़ाइनिंग टूल है, और वो बना ही वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए है, ठीक है? और इसके अलावा वायर फ्रेम्स होते हैं, ठीक है? अब वायर फ्रेम्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वायर फ्रेम्स कह लें कि आपकी ना वेबसाइट का ढांचा सा होता है एक किस्म का। और इमेजेस में दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ये जिस तरह से ये एक वायर फ्रेम है, ये ऐप का है, और ये इमेज खुल जाए अगर, ठीक है? बल्कि ये आर्टिकल एक निकला है, व्हाट इज वायर फ्रेम डिजाइन। यहाँ पे इमेज आ जाए कोई, हाँ, ठीक है? अब ये देखें, ये वायर फ्रेम डिजाइन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा सा चीज बन जाती है, ठीक है? ये ऐसी चीज कि ये वायर फ्रेम डिजाइन है, इसके ऊपर फिर
ऐसी चीज़ें चाहिए, फिर आप कोई टेम्पलेट वगैरह देखते हैं और उसको मॉडिफाई करके उसमें ये चीज़ें डालते रहते हैं। ठीक है, तो अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। अब PHP टू HTML इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, XT टू HTML होता है, अभी भी होता है PHP टू HTML। PNG टू HTML होता है कि कोई बंदा वेबसाइट की स्क्रीन शॉट लेके दे देता है कि इस तरह के इमेज दे देता है कि आपने इस तरह की बनानी है। नहीं तो ये फिर आपको कह लें कि वायर फ्रेम से आप बना सकते हैं, या सिंपल स्केच से भी आप वेबसाइट का बना सकते हैं। ठीक है, तो अब कह लें PHP टू HTML थोड़ी सी पुरानी चीज़ हो गई है। ठीक है, सर पोर्टफोलियो वेबसाइट के बारे में गाइड और रिपीट करते हैं, सेंड कर दीजिए और लिंक सेंड कर दीजिए प्लीज़। I hope you find, sir, kindly repeat intro to WordPress lecture. I could not get that lecture of WordPress. And the next one, यार इंट्रो टू वर्डप्रेस हम ना फिर इस वीक में कह लें थर्सडे को रिपीट कर लेंगे। ठीक है, रिपीट का मतलब ये होगा कि पूरा मैं 1.5 घंटा उसके बारे में नहीं बताऊंगा, हम 15-20 मिनट उसको देख लेंगे, उसके बाद जो वर्डप्रेस का आगे काम है उसको देख लेंगे। अच्छा, अब कह रहे हैं कुछ लोग पोर्टफोलियो का मैं स्लैक खोल लेता हूँ। अच्छा, ये वायर फ्रेमिंग को ना आप सर्च कर लीजिएगा। वायर फ्रेमिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब इसमें खाली आप एक स्केच सा बना लेते हैं रफ सा कि यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ पे ये चीज़ आएगी। उसके बाद जो फ्रंट एंड डिज़ाइनर होता है, जो आप होंगे, उसने खुद ही से ना एलिमेंट्स को वहाँ पे रखना होता है। फॉर एग्जांपल वो बताया था कि शुरू में यहाँ से लेकर यहाँ तक हेडर आएगा, तो आपने हेडर यहाँ पे डिज़ाइन कर लेना, यहाँ पे ब्रांड आएगा, यहाँ पे ब्रांड डिज़ाइन कर लेना, यहाँ पे सर्च बार आ रही है तो सर्च बार के अंदर आइकन्स आ रहे हैं, वो यहाँ पे बस इस तरह का लिखा होगा। अच्छा जी, अच्छा आप कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो जो वेबसाइट बनानी है बूटस्ट्रैप में उसका, ठीक है। पोर्टफोलियो वेबसाइट का हमने कहाँ से उठाया था? स्टार्ट बूटस्ट्रैप से। अच्छा, बल्कि यहाँ ये थीम आ गई है, हमने थीम देखी थी। हाँ, थीम में लैंडिंग पोर्टफोलियो रेज्यूमे, ठीक है। तो यहाँ से ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और उसको अपने हिसाब से आपने मॉडिफाई करना है। ठीक है, जिस तरह से ये फ्रीलांसर का है, ये क्रिएटिव का है, ये ग्रे स्केल का है। ठीक है, तो आपने ना इसको यहाँ से उठाना है। इसका लिंक मैं दोबारा जनरल स्लैक जनरल में सेंड कर रहा हूँ। ये ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको डाउनलोड वगैरह कर लेना है और इसको आप कह लें कि इस्तेमाल कर लें। और अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना था, दूसरा काम था कि आपने अ, उसमें स्लाइडर डालना था, ऐसे ही है। तो ये हाफ इमेज स्लाइडर है और ये भी मैं आपको देखता हूँ इसका लिंक, कि आपने इसके अंदर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये स्लैक जनरल पे अभी मैंने लिंक भेजे हैं, आप इन दोनों को देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, आप फेसबुक पे ना मैसेज किया करें, स्लैक पे कर लिया करें, तो मैं देख लेता हूँ वैसे मैसेज क्या मैसेज है। अच्छा, अब हम चलते हैं डायनामिक वेब की तरफ। अब डायनामिक वेब के ऊपर अगर हम बात करें तो डायनामिक वेब है क्या चीज़, और ये हमें क्यों चाहिए होगी। ठीक है, ये आज जल्दी से ये काम कर लेंगे और शायद हम जो PHP है उस तक भी पहुंच जाए। ठीक है, कोशिश करते हैं, हम शुरू करते हैं इसको फिर। अच्छा जी, तो अब डायनामिक वेब को देखेंगे हम। डायनामिक वेब से पहले ना कुछ वेब की चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं। जिस तरह से हमने HTTP और HTML देखी थी अभी। HTML क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML हमें क्यों ज़रूरी थी? HTML फाइल्स हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम वेब के ऊपर जो चीज़ है, या HTML लैंग्वेज किस काम आती है कि ब्राउज़र के ऊपर एक ही चीज़ नज़र आती है, मुझे एक ही चीज़ को मैं रीड कर सकता हूँ, वो है HTML। ठीक है, तो अगर मैंने कुछ भी वेब पेज के ऊपर बनाना है ना, तो वो HTML के अंदर ही बना होगा।
ठीक है। उसके पीछे अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो क्या काम करते हैं वो भी हम देख लेंगे, लेकिन HTML मुझे चाहिए कोई भी चीज डिस्प्ले कराने के लिए वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब HTTP क्या होता है? HTTP से बनता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? ये हाइपर टेक्स्ट तो हमने देखा था ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होगा, ठीक है। तो अगर नाम से हम समझने की कोशिश करें तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल कहते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है। जिस तरह से आप कह लें कि VVIP प्रोटोकॉल जा रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो रूल है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह यहाँ से गुजरेगा तो वो लाइटें सिग्नल बंद होंगी, लोग उधर खड़े होंगे, साथ में एक एम्बुलेंस होंगी, 4 गाड़ियां आगे होंगी, 4 गाड़ियां पीछे होंगी, ठीक है। तो इसी तरह से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होगा कि हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के जो रूल्स होंगे, जो कह लें आप रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये तरीका जो होगा उसको हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसको HTTP से क्या बनता है? आप लगाते हैं ना हर वेबसाइट से पहले, जिस तरह आपने कोई भी वेबसाइट खोल लिया HTTP और फिर आगे आप www और .google.com करते हैं, तो आप उसमें क्या बताते हैं कि जो भी मुझे वेब पे जो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो आप कर रहे होते हैं HTTP से, और उसमें आपको HTML मिलती है इनके ऊपर, ठीक है। तो HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं HTTP में चीज काम कैसे करती है। ये बड़ी एक अच्छी ड्राइंग है, जिस तरह से कि ये आपका वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर कहाँ पे होता है? यूजुअली क्लाइंट साइड पे होता है, ठीक है, जिसने भी वेबसाइट देखनी होती है। और ये वेब सर्वर है। वेब सर्वर कहाँ पे होता है? जहाँ पे वेबसाइट पड़ी होती है, ठीक है। तो इसी तरह होगा ना, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी की वेबसाइट को एक्सेस करना है, ठीक है, तो वो कंपनी की वेबसाइट कहाँ पड़ी होगी? वेब के सर्वर के ऊपर। और आप कहाँ बैठे होंगे? अपने घर में, कंप्यूटर कमरे में, या कहीं पे भी बैठे हुए, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो वहां पे आपने मोबाइल खोला होगा, या मोबाइल नहीं होगा तो कंप्यूटर होगा, लैपटॉप वगैरह। तो उसमें आपने एक वेब ब्राउजर खोला होगा, गूगल क्रोम हो सकता है, ओपरा हो सकता है, वेब का कोई ब्राउजर हो सकता है, ठीक है। तो अब उस ब्राउजर के ऊपर आपने वेब सर्वर को कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। वेब सर्वर के ऊपर साइट पड़ी है ना, तो आप भेजते हैं उसको, जो एक्सेस करते हैं वो करते हैं आप HTTP से, ठीक है। और आपको मिलता है क्या है? आपको मिलता है HTML का पेज, ठीक है। तो कह लें HTTP एक तरीका है वेब सर्वर से वेब डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं HTML के, वो रिसीव करने का, ठीक है। अच्छा, अब ये HTTP में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोसीजर काम कैसे करता है, ठीक है, ये जल्दी से हम देख लेते हैं। अच्छा, ये IP एड्रेस वाला वैसे आप लोगों को, चले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम वेबसाइट का नाम एंटर करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं करूंगा HTTP server.com या google.com आप कह लें, ठीक है। लेकिन अब कंप्यूटर को नहीं पता, या जो नेटवर्क्स होते हैं उनको नहीं पता कि google.com क्या चीज़ है। गूगल जो नेटवर्क्स होते हैं उनको खाली एड्रेसेस का पता होता है, ठीक है। एड्रेसेस IP एड्रेसेस होते हैं, जिस तरह से आपके कंप्यूटर का भी होगा, जो सर्वर जिसको आपने एक्सेस करना है उसका भी एक यूनिक IP एड्रेस होगा, ठीक है। तो अब उस यूनिक IP एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हमें उस google.com की ट्रांसलेशन करनी पड़ती है कि google.com से क्या एड्रेस बनता है, ठीक है। तो वो फिर एड्रेस IP एड्रेस आ जाता है हमारे कंप्यूटर के पास। फिर पहले तो असल में मैं तो google.com लिखता हूँ ना, लेकिन असल रिक्वेस्ट होती है उस IP जो भी नंबर होगा ना, वो नंबर आ जाता है मुझे DNS सर्वर से, और फिर वो DNS सर्वर से मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ कि मुझे पेज भेजो, ठीक है। तो होता क्या है? पहले मैं google.com लिखता हूँ, google.com का जो IP एड्रेस है ना वो मेरे कंप्यूटर को रिटर्न होता है, ठीक है। फिर मैं google.com को उस IP एड्रेस के थ्रू एक्सेस करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कहा है कि google.com मुझे जो भी तुम्हारा फ्रंट पेज है वो मुझे सेंड करो, ठीक है। तो होता क्या, अब वेब सर्वर के ऊपर चले जाते हैं हम। वेब सर्वर को रिक्वेस्ट मिल जाती है, ठीक है। वेब सर्वर मैंने आपको बताया था क्या चीज होती है। जिस तरह हमने जैम्प इंस्टॉल किया था, उसमें हमारा अपाची वेब सर्वर है, ठीक है। जैम्प हमने इंस्टॉल किया था ना, जिस तरह से ये जैम्प है, ये मैं बंद कर दूं इसको, ठीक है। अब ये अपाची वेब सर्वर है मेरा, जैम्प इंस्टॉल किया था, इसमें हम सबसे पहले अपाची स्टार्ट करते हैं। तो अपाची क्या है? असल में अपाची वेब सर्वर है, ठीक है। और अपाची काम क्या करता है? हाँ, वेब सर्वर का काम क्या होता है? वेब सर्वर का काम होता है रिक्वेस्ट को लिसन करना और पेज को सेंड करना, ठीक है। हमने भी यही किया था ना
कि वो हम अपनी वेबसाइट डालते हैं लोकल होस्ट स्लैश जो भी हमने बनाई थी ER ऑनलाइन, तो हमें वेबसाइट नजर आ जाती है। ठीक है, तो ये काम वेब सर्वर का होता है कि उसने लिसन करना होता है और जो भी डॉक्यूमेंट पड़े हैं उसके पास, जो भी फाइल्स पड़ी हैं उसके पास, उसको सेंड करना होता है। ठीक है, सर्वर यही काम करते हैं। ठीक है, तो अब वो देखता है कि उसके पास मेन इंडेक्स डॉट HTML कौन सी पड़ी हुई है और वो उसको रिटर्न कर देता है और ये हमें मिल जाती है फाइल। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। अच्छा, लेकिन ये प्रोसीजर किसके लिए है? ये है स्टैटिक वेबसाइट अगर हो हमारी। ठीक है, अब स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? स्टैटिक वेबसाइट होती है जिसमें खाली HTML CSS हो। ठीक है, जिसमें और कोई चीज इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, उसमें स्टैटिक कंटेंट हो, कंटेंट चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, अब जिस तरह से ये वेबसाइट किसमें बनी हुई है, मैं देख लूँ एक मिनट। अच्छा, Node.js में आ गई। तो आप कह लें कि जो लैंडिंग पेजेस होते हैं ना, जिस तरह से ये अभी मैंने कुछ दिन पहले बना था। ठीक है, अब ये जो है कह लें पेज है, एक सिंपल सा लैंडिंग पेज। ये क्या है? ये स्टैटिक है। ठीक है, अब ये स्टैटिक पेज क्या होता है कि इसमें कंटेंट जो है ये HTML CSS में बना हुआ है सिर्फ। ठीक है, इसमें जो कंटेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, आपको भी वही नजर आएगा। आप इसको खोलेंगे ना लिंक को, तो आपको भी वही कंटेंट नजर आएगा जो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो कह लें डायनेमिक वेबसाइट क्या होगी, जिस तरह मैं फेसबुक खोलता हूँ तो ये एक ही लिंक है fb.com या facebook.com आप खोलते हैं तो क्या होगा कि आपको कोई और चीजें नजर आ रही होंगी और मुझे कोई और चीजें नजर आ रही होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मुझे ये चीज नजर आ रही है, मेरा यहाँ पे माज अहमद नाम लिखा हुआ है, आपका अपना नाम लिखा होगा आपके अकाउंट का। ठीक है, उसमें मेरी DP नजर आ रही है, आपको अपनी DP नजर आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई और पोस्ट नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप्स की लिस्ट, मेरी अपनी ग्रुप की लिस्ट है, आपकी अपनी ग्रुप की लिस्ट होगी। तो कह ले कि ये फर्क है। ये है डायनेमिक वेबसाइट के, मुझे अलग सी चीजें नजर आ रही हैं और आपको अलग सी चीजें नजर आ रही हैं, लिंक सेम। ठीक है, लेकिन ये स्टैटिक वेबसाइट है कि इस वेबसाइट के लिंक में आपको ये चीजें चेंज नहीं होती। ठीक है, यूजुअली, और आपको भी वही नजर आता है जो मुझे नजर आता है। ठीक है, अच्छा, इसमें खाली HTML CSS यूज हुई भी है, इसमें आप कह लें कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई भी है। ठीक है, तो ये जो हमने प्रोसेस देखा है ना, ये है एक स्टैटिक वेबसाइट का। क्या उसने कुछ भी नहीं करना होता, उसने बस रिक्वेस्ट रिसीव करनी है और जो भी उसके पास पेज पड़ा हुआ है उसने उस पेज को रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया जनाब हमारा स्टैटिक काम हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कोई सवाल है तो मैं देख लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है, अब आए थे हम डायनामिक वेब के ऊपर। अच्छा, डायनामिक वेब के ऊपर क्या होता है? डायनामिक वेब के ऊपर अब हमारा जो स्टैटिक और डायनामिक में मैंने फर्क तो बता दिया ना। स्टैटिक ये देखें, ये सिंपल स्टैटिक वेबसाइट है, लोगो चेंज नहीं होगा, बाकी सारे कंटेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन डायनामिक वेबसाइट में क्या होता है कि कंटेंट चेंज होता रहता है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है पीछे, और वो देखें ये मेरे पास ये वाले ऐड आ रहे हैं, आपके पास कुछ और आ रहा होगा। ठीक है, तो वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो अब डायनेमिक वेबसाइट में चेंज क्यों होते हैं? क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी स्टैक इस तरह से होता है कुछ। ये मैं ड्राइंग देख के आपको बताऊं। अब देखें, स्टैटिक वेबसाइट में हम यूजर की कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह सेव नहीं कर रहे होते, या स्टैटिक वेबसाइट में एक ही चीज हमने दिखानी होती है। ठीक है, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है? डायनेमिक वेबसाइट में हम तीन चीजें यूज करते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा फ्रंट एंड HTML। ठीक है, ये HTML का जो पेज हमारा हमारा बना होगा। ठीक है, अब इसमें चीजें लाने के लिए हम कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल से हम PHP यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब PHP क्या करता है? PHP देखता है, फॉर एग्जांपल अब एक डायनेमिक वेबसाइट फेसबुक अगर है तो उसमें एक फीचर है कि यहाँ पे ना मेरा नाम आ रहा है। ठीक है, और आप अगर वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पे आपका नाम आ रहा होगा। ठीक है, अब ये इस फीचर के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बंदा लॉगिन है। ठीक है, और वो कौन सा बंदा लॉगिन है उसका नाम फच करके यहाँ पे ये दिखा देगा PHP। लेकिन PHP डाटा को स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है,
तो डाटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है? डाटा को स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई डेटाबेस चाहिए होती है, ठीक है, जो हमारे केस में माई एसक्यूएल है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये ये तीन पार्ट्स हो गए। अब HTML, राइटिंग मेरी काफी खराब है। अच्छा, एक HTML हो गया, HTML CSS, ठीक है, ये तो CSS गिवन होती है कह लें HTML के साथ, ठीक है, जो हमें पेज चाहिए था। यहाँ यहाँ तक क्या लें कि ये मुझे स्टैटिक वेबसाइट में भी यही चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए कि उसमें जो कंटेंट है वो आपकी मर्जी के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाए, उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाटा नहीं स्टोर कर सकती, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? डेटाबेस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर है डायनामिक वेबसाइट का, वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही काम होते हैं कि पहले हम फॉर एग्जांपल मैंने facebook.com को एक्सेस करना है तो मैं facebook.com लिखूंगा, लेकिन facebook.com एक्चुअल एड्रेस नहीं है, एक्चुअल एड्रेस आईपी एड्रेस एसोसिएटेड होता है। तो इंटरनेट मुझे बताएगा कि जो facebook.com है उसका आईपी एड्रेस ये वाला है। ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस मुझे मेरे कंप्यूटर को भेजेगा, फिर मेरा जो कंप्यूटर है वो उस आईपी एड्रेस को रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, अब वो रिक्वेस्ट मिल गई यहाँ तक। ठीक है, अब ये देखें ये वाला चीज सेम है, जो सिंपल HTML का पेज बनाता हूँ मैं और डायनामिक वेब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ तक चीजें सेम है। आगे क्या था, उसने हार्ड डिस्क से फाइल पड़ी थी उसके index.html, वो उसने उठाई और सेंड कर दी मुझे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि अब ये डायनामिक वेब है, यहाँ पे HTML की फाइल नहीं पड़ी होगी, यहाँ पे PHP की फाइल या C# की फाइल या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करें उसकी फाइल पड़ी होगी। वो क्या करेगा, अब उसमें कह लें PHP है या जो भी है .NET है, तो वो कोई भी जो प्रोसेसर होगा PHP का, या अगर कोई और पाइथन का है तो पाइथन का प्रोसेसर होगा, या कोई एक्सी फाइल पड़ी हुई तो एक्सी फाइल एग्जीक्यूट होगी सर्वर के ऊपर, और फिर उसका कोड पढ़ेंगे हम। ठीक है, कोड पढ़ेगा जो भी वेब सर्वर होगा। ठीक है, अब वो कोड पढ़ लिया उसने, फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें अगर कोई कह लेंगे डेटाबेस की क्यूरी है तो वो डेटाबेस से डाटा फेच करवाएगा। ठीक है, फिर डेटाबेस से होने के बाद वो एक पेज बन जाएगा HTML का, और वो उस HTML के पेज को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा ये वाला काम ऐड हो गया डायनामिक वेब में। ठीक है, डायनामिक वेब में कुछ प्रोग्रामिंग कोड होगा PHP का। ठीक है, उस कोड को हम इंटरप्रेट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और उस PHP के कोड में हो सकता है SQL का कोड हो, डेटाबेस का कोड हो, फिर हम डेटाबेस के कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, हमें डाटा मिलेगा। ठीक है, और फिर हम पेज को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करके पेज को डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, ये इसी तरह से देख लें कि सिंपल स्टैटिक में क्या होगा, स्टैटिक में ये होगा, स्टैटिक में हमारे पास खाली कह लें कि HTML CSS का पेज है, ये आपका क्लाइंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट आ रही है, तो इसके पीछे खाली ये वेब सर्वर है अगर, तो HTML और CSS होगी। ठीक है, लेकिन हमारा जो दूसरा कह लें कि डायनामिक है, डायनामिक में HTML CSS के साथ दो चीजें और आ जाती हैं। PHP का कोड हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसके अंदर अगर कोई डाटा की क्यूरी है तो वो MySQL में होगी या जो भी होगी डेटाबेस उसके अंदर होगी, और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर वो हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, समझ आई इसकी स्टैटिक और डायनामिक वेब की। ठीक है, अब स्टैटिक और डायनामिक वेब क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई क्वेश्चन है आप तो वो मेरे से पूछ लें। ठीक है, अगर अच्छा इसकी ना मैं जल्दी से एक आपको एक्सरसाइज करके दिखाया, तो ये आपने नहीं करनी और आपको इसका समझना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, खाली पता चलने के लिए कि हमारा कह लें कि किस तरह से वेब किस तरह से काम करती है। अच्छा, अब मेरे पास एक सी यूआरएल चल रहा है मेरे पास, ठीक है जी, सी यूआरएल चल रहा है मेरे पास। इसको ना सी यूआरएल कह लें, ये कमांड लाइन ब्राउजर, जिस तरह ये मेरा वेब ये क्रोम है ना, तो सी यूआरएल क्या है, सी यूआरएल मेरा कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता है। ठीक है, आपको ये नजर आ रहा है स्क्रीन मेरी?
अच्छा, अब मैं मैग्नीफायर भी यूज कर लें हम। अच्छा, अब मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सी यू आर एल, रिक्वेस्ट करता हूँ पेज एक एच टी टी पी www डॉट, यही वाला पेज, जीप रैम ट्रक्स, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ -v। -v का मतलब ये है कि मुझे ना ये बता रहा होगा हर स्टेप में कि क्या क्या कुछ इससे मिल रहा है। अच्छा, अब सी यू आर एल क्या है, सी यू आर एल कह रहे हैं कमांड लाइन ब्राउजर है, ठीक है। अब ब्राउजर के अंदर तो मुझे सारी चीजें नजर आ रही होती है ना, यहाँ पे मुझे एच टी एम एल की सारी चीजें कंटेंट डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास पेज आ गया सारा, काफी लंबा पेज है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छा ये समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, ये मैं आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ चीजें काम किस तरह से करती हैं, ठीक है। ये खाली कह लें कि इंटरनल वर्किंग है इंटरनेट की, वो किस तरह से चल रही है, ये जल्दी से हम 5-6 मिनट में देख लेते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने तो कहा था भाई कि एच टी टी पी www डॉट, ये वाला जो लिंक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे जो भी पढ़ा हुआ है ना, मुझे आपने दिखाना है। मैंने ये रिक्वेस्ट, ये यूआरएल फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने ब्राउजर में डाला है तो मैंने अपने कमांड लाइन में डाल दिया। अब मुझे हुआ होता क्या है, ठीक है। अब इंटरनेट ना मुझे कहता है कि जनाब ये जो ये वाला आपने टेक्स्ट लिखा है, ये जो आपने एड्रेस डाला है, उसका असल एड्रेस ये है 35.208.224.119, ठीक है। तो ये इसी तरह से है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी बंदे को खत लिखना है तो खाली मुझे नाम पता उसका, ठीक है। तो लेकिन उसका जो एड्रेस है, एक्चुअल एड्रेस, वो इंटरनेट मुझे बता देता है। अब ये वाला जो एड्रेस है उसका क्या है, टेक्सचुअल एड्रेस है, उसका असल एड्रेस, रियल एड्रेस, ये आईपी एड्रेस है। तो हमने क्या करना है, ये हमारे कंप्यूटर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर इसको रिक्वेस्ट भेजता है 35.208.244.199 ठीक है। तो इस आईपी एड्रेस को भेजता है कनेक्शन की रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसने आगे देखें कह रहे हैं कनेक्टेड टू फलाना फलाना फलाना, ये काम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह के एरोज हैं और कुछ इस तरह के एरोज हैं। इस तरह के एरोज का मतलब है कि यहाँ से मेरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट गई है, मेरे कंप्यूटर से क्या रिक्वेस्ट गई है, गेट एच टी टी पी 1.1। अच्छा, ये गेट याद है आपको किसी को, ये हमने गेट कहाँ पे पढ़ा था, जब हम एच टी टी पी फॉर्म्स बना रहे थे, एच टी एम एल पे फॉर्म्स बना रहे थे, तो उसमें हमने गेट या पोस्ट टाइप रखी हुई थी, ठीक है। तो ये वहाँ, ये गेट वहां से आया। इसने कहा एच टी टी पी के थ्रू ये वाली चीज गेट करनी है। यूजर एजेंट क्या है, सी यू आर एल, ठीक है। ये सी यू आर एल है, अगर क्रोम, गूगल क्रोम यूज कर रहा होता तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम लिखा हुआ था। अच्छा, अब यहाँ तक मैंने, ये मेरे कंप्यूटर से सामान गया हुआ है, ये चीजें मेरे कंप्यूटर से गई हैं। अब यहाँ पे कह लें, यहाँ पे जो वापस आ रही हैं चीजें, वो मेरे कह लें वहां से आ रही है, बाहर से आ रही है। अब देखिए ये एच टी टी पी क्या है, ये वो प्रोटोकॉल है जिससे वो चीज आ रही है। 200 ये एरर होता है, 200 का मतलब है ओके स्टेटस, ठीक है। ये आपने देखा होगा 404 एक स्टेटस होता है, अगर कोई पेज ना मिले तो 404 आ जाता है, तो ये वहां से आता है। बाकी सारी आप कह लें कि एच टी टी पी हेडर है। और यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एच टी एम एल का पेज आ गया, डॉक टाइप एच टी एम एल हेड, ठीक है। ये सी एस एस की फाइल्स हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर नैव बार शुरू हो गई, एल आई डिव क्लास होम बॉक्स, ठीक है। बाकी सारी चीजें ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये कि ये स्टैटिक पेज को, अच्छा हमारे पास तो एक ही चीज आएगी, लेकिन ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर काम किस तरह से करता है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन किसी को या कोई कंफ्यूजन, ठीक है। हम अब बाकी वेबसाइट्स भी देख सकते हैं कि वो किस तरह से काम कर रही हैं। इसको मैं बंद करता हूँ, दोबारा से हम चला लेते हैं। तो इसको मैं एक दो वेबसाइट आपको और दिखा देता हूँ जिस तरह से फाइल भी मैं निकाल लेता हूँ। अब हम किसको रिक्वेस्ट करते हैं, यू आर एल, फेसबुक के पेज को रिक्वेस्ट करते हैं।
अब इसमें यहाँ पे क्या गया कि ये कनेक्ट हो गया, लेकिन उसने देखा है, जो फेसबुक का पेज है वो देखता है कि मेरा जो यूजर एजेंट है सी यूआरएल है, ठीक है। तो कह लें कि वो सी यूआरएल को अपना जो एक्सेस नहीं करने देता, ठीक है। तो हम गूगल को ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये गूगल का जो डॉक्यूमेंट है, ये इसमें जावास्क्रिप्ट काफी सारी होगी, तो वो आ गया मेरे पास। ठीक है, ये देखें। अब मैंने तो google.com लिखा था, लेकिन google.com के एड्रेस, एक्चुअल आईपी एड्रेस क्या है, वो ये वाला 172.217.21.36। ठीक है, तो एक्चुअल एड्रेस गूगल का ये है। ठीक है, यहाँ पे देखें कनेक्टेड टू www.google.com, और ये एड्रेस आ रहा है उसका यहाँ पे। ठीक है, फिर वो मुझे बता रहा है कि होस्ट HTTP गेट करना है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें, और वो यहाँ पे आपके सामने नजर आ रही है। ठीक है, ये आपको करने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपको खाली दिखाया कि इंटरनल वर्किंग किस तरह की होती है। किसी भी जो भी हम HTTP पे हम यहाँ पे ब्राउजर में लिखते हैं ना, ब्राउजर में भी तो यही लिखते हैं, तो बैक एंड पे क्या हो रहा होता है, थोड़ा सा उसका आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा, और स्टैटिक और डायनामिक में क्या फर्क है? स्टैटिक में खाली HTML का पेज होता है, जो डायनामिक है उसमें PHP भी होगी, डेटाबेसेस भी होंगी। ठीक है, अच्छा तो हम जो बात करते हैं डायनामिक में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, और क्या होगा, और डेटाबेस होगी। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अपने कोर्स में क्या पढ़ेंगे, PHP, और डेटाबेसेस के लिए हम क्या पढ़ेंगे अपने कोर्स में, MySQL। अच्छा, अब ये दोनों हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि PHP को पढ़ने का क्या फायदा है। एक फायदा तो ये है कि जब मैंने आपको दिखा भी दिया था कि जब हम फ्रीलांसर पे अकाउंट बना रहे थे, वहां पे लिखा हुआ आ रहा था कि किसकी कितनी जॉब्स करंटली पोस्ट हुई हुई हैं। ठीक है, तो PHP की याद है किसी को कितनी पोस्ट हुई थी? 4,000 4,500 PHP की थी, और बाकी जो क्लोज सेकंड लैंग्वेज थी, मेरे ख्याल में पाइथन आ रही थी, या ASP.NET थी, या जावा थी, सॉरी, जावा या जावा स्क्रिप्ट कह लें आप। ठीक है, तो उसकी कोई 600 700 में थी। कहाँ 600 700 जॉब्स पोस्ट हुई हैं, और कहाँ 4,000 जॉब्स पोस्ट हुई हैं। ठीक है, तो अगर आप सीख लेते हैं PHP को, तो कह लें कि जो चांसेस हैं प्रोजेक्ट सिक्योर करने के, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये भी बात है, और असल में PHP के लोग भी काफी ज्यादा हैं। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कमर्शियल चीज बनानी है किसी ने, ठीक है, एक तो होती है ना कि कोई वेब एप्लीकेशन, कोई यूनिक सी वेब एप्लीकेशन आपने बनानी है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ऊबर की तरह की कोई चीज, या इस तरह की कोई चीज, तो उसके लिए हो सकता है आपको यूनिक टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। लेकिन इतने इस तरह के प्रोजेक्ट कितने होते हैं मार्केट में? ठीक है, अब देखें कोई भी बिजनेस खुलता है, तो उसको क्या चाहिए होगा, उसको एक सिंपल सी वेबसाइट चाहिए होगी, या छोटा सा काम करवाना होगा उसने। ठीक है, और वो किस में होगा, वो PHP में होगा। ठीक है, तो कह लें PHP के लिए जो सिंपल आम चीज करने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए होगी, वो ज्यादा चल रही होगी, उसके प्रोजेक्ट ज्यादा होंगे। ठीक है, उसमें आप कमा ज्यादा सकते हैं। और जो कह लें कि मुश्किल लैंग्वेज है, उसके अंदर मुश्किल चीजें बनती हैं, उसमें प्रोजेक्ट लेना भी मुश्किल होगा। हो सकता है प्रोजेक्ट लेना आसान हो जाए कि अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाए, लेकिन उसके प्रोजेक्ट आना बहुत मुश्किल होगा, उसकी प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटी काफी कम हो। अच्छा, अब हम दूसरी चीज देख लेते हैं, PHP का वैसे फायदा क्यों है, PHP इतनी ज्यादा यूज क्यों हो रही है दुनिया में। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली चीज तो PHP ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स क्या होता है? क्या किसी को पता है ओपन सोर्स क्या होता है? यूजुअली अच्छा, अभी आप कमेंट्स में रिप्लाई नहीं किया किसी ने। चलें, यूजुअली जब मैं ये सवाल करता हूँ ना क्लास में, तो ओपन सोर्स का कोई स्टूडेंट जवाब देता है कि ये ओपन सोर्स जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर। तो हम जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसको ओपन सोर्स नहीं कहते। जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो फ्री वेयर है। ठीक है, अब ओपन सोर्स क्या चीज़ है? ओपन सोर्स ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड आपको दिया हुआ है, कम्युनिटी को दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, अब जो PHP है उसका सोर्स कोड जो है वो पड़ा हुआ है। अब ओपन सोर्स मूवमेंट को देखें जाके, काफी अच्छी मूवमेंट है। ठीक है, ये open source.org। ठीक है, यहाँ पे आपको काफी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसके पार्ट भी बन सकते हैं, मेंबरशिप भी ले सकते हैं। ठीक है, काफी सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल भी जाएंगे यहाँ पे फ्री।
अच्छा, किसी ने जवाब दे ही दिया है। सर ओपन सोर्स मीन दैट इट्स कोड इज अवेलेबल, सोर्स कोड जो है वो आपको अवेलेबल होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ओपन सोर्स ऐसी चीज नहीं होती जो फ्री होती है, ओपन सोर्स ऐसी चीज होती है जिसका सोर्स मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है सोर्स कोड को, ठीक है, हमें तो पीएचपी से काम। फॉर एग्जांपल हम हमें ये गूगल क्रोम जो है ये ओपन सोर्स है, एक मेरे ख्याल में ओपन सोर्स है, पहले तो था, आपका पता नहीं। क्योंकि देखें ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह ये सारे क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर पे बने हैं। लेकिन खैर हमने क्या करना है सोर्स कोड का, ठीक है, हमने सोर्स कोड का ये करना होता है कि और जो ओपन सोर्स वाली चीजें होती है ना उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है, ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिटी से। और जो ओपन सोर्स होती है वो यूजुअली फ्री होती है कि कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो ओपन सोर्स के दो फायदे होते हैं, एक तो वो फ्री होती है, दूसरा आपको सोर्स कोड अवेलेबल है, इसका मतलब है कोई भी आपको हेल्प कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैं ओपन सोर्स की जगह कोई ASP.NET खरीद के इस्तेमाल करता हूँ, तो उसमें क्या होगा कि जो मेरी कह लें कि जो अगर कोई बग वगैरह आ जाता है या कोई मसला आ जाता है जो किसी और ने पहले नहीं हल किया हुआ, तो मुझे उन्हीं से रब्ता करना पड़ेगा जिनसे मैंने लाइसेंस लिया हुआ, ठीक है, और उन्हीं के पास उनका सोल्यूशन है, ठीक है, और वो मैं उनको पे करता जाऊंगा और वो मुझे उसका देंगे, सोल्यूशन देंगे अगर जब तक मैं पे करता जाऊंगा। मीनिंग दैट एवरीवन हैज फ्री एक्सेस टू द सोर्स कोड एंड कैन यूज इट फॉर देयर ओन डेवलपमेंट पर्पसेस, ठीक है। तो इसलिए आपको पीएचपी के काफी सारे फ्रेमवर्क भी नजर आएंगे। इवन आपने देखा होगा कि कौन कौन सी वेबसाइट अगर पीएचपी में बनी है, आप पॉपुलर वेबसाइट देखें तो उनमें फेसबुक का नाम भी आ रहा होता है। लेकिन फेसबुक जो है यहाँ पे अगर देखेंगे ना आप, अच्छा इसमें तो नहीं नजर आ रहा, इसमें भी शायद नाम नजर आए। हम्म, अच्छा अब यहाँ पे देखें ना अगर हम के फेसबुक, फेसबुक किस चीज में बनी है, ठीक है। तो एक कौन सा लिंक खुल गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज इन मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट। अच्छा अब असल में फेसबुक में आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि फेसबुक ना पीएचपी, डायरेक्ट पीएचपी नहीं यूज करता। अब क्योंकि पीएचपी जो है वो ओपन सोर्स है, तो उन्होंने क्या किया कि उनको जरूरत पड़ रही थी कुछ चीजें मॉडिफाई करने के लिए, तो उन्होंने अपनी पीएचपी का कह लें मॉडिफाई कर लिया क्योंकि ये ओपन सोर्स की पीएचपी। तो काफी सारी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो पीएचपी को मॉडिफाई कर लेती हैं और उसमें अपना काम चला लेती हैं अपने जरूरत के हिसाब से। तो आप देखें कि पीएचपी है बड़ी इजीली जिप हो जाती है, और कह लें हम इसमें चीज़ें भी बनाएंगे तो बड़े आराम से इसमें चीज़ें बन जाती हैं। अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से एक्सपीरियंस होगा तो वहाँ पे ना कह लें कि उनमें डेवलपमेंट तो थोड़ी मुश्किल होती है, इसमें भी थोड़े से कह लें हर लैंग्वेज इतनी परफेक्ट तो नहीं होती, लेकिन कुछ में कुछ प्रोज भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं, ठीक है, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। There has been a enormous increase in PHP adoption and many large website applications have been developed in PHP. PHP has several benefits. अच्छा बल्कि इवन जो स्लैक है ना, स्लैक भी पीएचपी को यूज कर रहा है, ये जो हम स्लैक यूज करते हैं इसका भी बैकएंड पीएचपी को यूज करता है, ठीक है। तो जो बैकएंड है वो मेजरली हर जो भी बड़ी वेबसाइट आपको नजर आएगी वो पीएचपी को ही किसी ना किसी फॉर्म को यूज कर रहे होते हैं। तो आप इनको सर्च करें अगर कौन सी वेबसाइट किसी किस में बनी हुई है तो वो अ, आपको नजर आ जाएगा कि अच्छा सर प्लीज अगेन गाइड मी अबाउट वेब पेज पोर्टफोलियो यूजिंग बूटस्ट्रैप। यार ये मैंने आज के लेक्चर में भी कर दिया, चले मैं फिर कर देता हूँ। सर एंड्रॉयड भी ओपन सोर्स है, हाँ जी एंड्रॉयड। अच्छा सारे एंड्रॉयड ओपन सोर्स नहीं होते, कुछ देखें फॉर एग्जांपल आप सैमसंग का लेते हैं तो सैमसंग का ना अपना यूआई है, ठीक है, और जो फ्री एंड्रॉयड है वो एक लिमिट तक होता है, उसमें गूगल प्ले सर्विसेज नहीं आती हैं, उसमें बाकी सारी चीज़ें वो लाइसेंस लेने पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो कह लें जो स्टॉक एंड्रॉयड है उसमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ नहीं होती जो आपको अभी भी फ़ोन में नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि अब वो सारे के सारे लाइसेंस जो जिस तरह से आप देखें हवावे जो है वो यूज़ कर रहा है स्टॉक, तो उसमें आपको लाइसेंस वगैरह बाकी सारी चीज़ों का नहीं मिलता।
अच्छा अच्छा ये बूटस्ट्रैप के पोर्टफोलियो की यहाँ पे देखें, जनरल के ऊपर ना मैंने 2 लिंक पेस्ट किए हैं। पहला लिंक आप खोलेंगे तो यहाँ पे ना, ये पहला लिंक खोल गया। यहाँ पे ना कोई भी एक पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट पड़े हुए, तो कोई भी एक पोर्टफोलियो आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, इसको हम फ्री डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये यहाँ पे मेरे पास बूटस्ट्रैप का पूरा पोर्टफोलियो वेबसाइट बनी हुई है। अच्छा, इसमें अब मॉडिफिकेशन क्या करनी है, इसमें देखें यहाँ पे ना अपने अपने पोर्टफोलियो इमेजेस रखने हैं। ठीक है, कोई वेबसाइट कुछ भी रखते हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता। अब एक तो जो वर्डप्रेस की वेबसाइट आपने बनाई होगी, होपफुली बना ली होगी, तो प्रैक्टिस में उसका स्क्रीनशॉट लें, वो यहाँ पे डाल दें। ठीक है, ऊपर कोई टाइटल लिख दें। ठीक है, और अपने बारे में चीज़ें चेंज करें। ठीक है, आपके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिंक्स डालें। ठीक है, ये वाला काम करना है। और साथ में और दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि ये जो दूसरा लिंक दिया हुआ है मैंने, यहाँ से आपने ये HTML CSS उठानी है, और ये वाला मुझे जो इसकी फंक्शनैलिटी है, ये आपने, ये जो स्लाइडर है, ये आपने बना के दिखाना है इस वेबसाइट के अंदर। ठीक है, होपफुली अब क्लियर हो गया होगा। चलिए, हम कहाँ पे थे, PHP के ऊपर हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब PHP के बेनिफिट्स क्या हैं, एक शॉर्ट टाइम टू मार्केट। ठीक है, आप बड़ी आराम से इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, इजी इंटीग्रेशन, काफ़ी सारी चीज़ों की बड़ी आराम से इंटीग्रेशन है, बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। आप देखें कि एक चीज़ जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको इंटरनेट के ऊपर। आप इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ सर्च करेंगे PHP के इशू से रिलेटेड, तो आपको बहुत सारे और बहुत जल्दी से आंसर्स मिल जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के मोल्ड हो जाती है। अब PHP के काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं, जो हम आगे जाके मैं आपको एंड के ऊपर बता दूंगा, फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन करा दूंगा। केक PHP है, लारावेल है, जेंड PHP है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि आपको ना इसकी हेल्प बहुत ज़्यादा मिल जाती है PHP की। ठीक है, मैं कोई भी चीज़ सर्च करूंगा PHP के बारे में, तो वो किसी, क्योंकि देखें आप, एक चीज़ इतने सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ना किसी को तो मसला आया होगा और उसने उसका सोल्यूशन लिखा हुआ होगा। अच्छा, अब MySQL में क्यों यूज़ करेंगे, कि MySQL भी ना पहले तो ओपन सोर्स था, लेकिन MySQL को अब खरीद लिया है सन सॉल्यूशंस ने, जो जावा वालों ने ना, जिन्होंने जावा खरीदी है। तो अब MySQL जो है वो वैसे तो फ्री है। ठीक है, अब लेकिन अब देखें, MySQL का आप यूज़ करते हैं, या उसी के मुकाबले में Oracle, एक नाम आपने सुना होगा शायद, Oracle की डेटाबेस या कोई और डेटाबेस है जो पेड है माइक्रोसॉफ्ट की, तो उसमें आपको लाखों रुपए उसके लाइसेंस के लिए पे करने पड़ते हैं। लेकिन जो MySQL है वो फ्री डेटाबेस आपको, डेटाबेस सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अगर इसी का आप कह लें कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, उसके लिए आपको डेटाबेस चाहिए, और आप Oracle से या और किसी चीज़ से डेटाबेस लेते हैं, तो वहाँ पे आपको लाखों रुपए पे करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने बस इंस्टॉल किया, जिस तरह हमने XAMPP इंस्टॉल किया, तो उसमें MySQL पहले से ही इंस्टॉल हुई थी। अच्छा जी, HTML5 के बारे में बात है। ठीक है, हम सेकंड लेक्चर देख लेते हैं। सेकंड लेक्चर में फिर हम HTML का ना एक छोटा सा काम भी कर लेते हैं। अच्छा, 2 मिनट दें मुझे। अच्छा, किसी ने पूछा MySQL वर्सेस MySQLi। ठीक है, ये जब हम कोड कर रहे होंगे ना, तब इसका डिफरेंस क्लियर होगा।
माई एसक्यूएल आई क्या है, आई से इम्प्रूव्ड बनता है, ठीक है। तो आप कह लें माई एसक्यूएल आई लाइब्रेरीज थी, माई एसक्यूएल और माई एसक्यूएल आई दोनों माई एसक्यूएल की ही लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। तो माई एसक्यूएल में कह लें पुराने तरीके से हम कनेक्शन बनाते हैं, माई एसक्यूएल आई में न्यू इम्प्रूव तरीका है जिसमें कह लें आप जो अटैक्स होते थे, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स थे, उनकी प्रिवेंशन है और काफ़ी सारी इम्प्रूव्ड चीज़ें हैं, ठीक है। तो माई एसक्यूएल और माई एसक्यूएल आई में सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का फ़र्क है दोनों माई एसक्यूएल। अच्छा जी कोई सवाल है अभी तक तो बता दें। अच्छा सर, अबाउट और कॉन्टेक्ट इस बूटस्ट्रैप में कैसे लिंक करें कोड से? हाँ, तो बड़ा आसान काम है ये। वैसे अबाउट और कॉन्टेक्ट जो है ना वो इसी पेज के अंदर ही है। ये देखो मैं अबाउट को क्लिक करूंगा तो ये अबाउट का सेक्शन आ गया, कॉन्टेक्ट को क्लिक करूंगा तो कॉन्टेक्ट का सेक्शन आ गया, ठीक है। अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें, क्योंकि फाइल भी आपके पास ही पड़ी हुई होगी, तो ये सेक्शन बना के इसने सेक्शन अंदर रखा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये नैव आ गया मेन्यू, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एच एफ हैश टैग पोर्टफोलियो, ठीक है। तो सेक्शन है हैश टैग पोर्टफोलियो, इसको मैं क्लिक करूँ तो ये आईडी किधर गया, ये सेक्शन क्लास पेज सेक्शन और ये आईडी पोर्टफोलियो, ठीक है। सेक्शन आईडी पोर्टफोलियो है तो ये उसको फॉलो कर लेगा। किधर गया नैव, ये हैश टैग पोर्टफोलियो, ठीक है। तो आईडी क्या है, पोर्टफोलियो, तो ये उस जगह पे लेके चला जाएगा। जो अबाउट वाला है वो सेक्शन क्या होगा, अबाउट का सेक्शन आईडी अबाउट, ठीक हो गया। अच्छा क्लियर है ये चीज़ें। अच्छा हम आगे चलते हैं, कहाँ पर HTML5 APIs Apache वेब सर्वर। अच्छा अब यहाँ पे देख लें, समरी देख लेते हैं हम इसकी, और फिर हम देखते हैं PHP का ना एक पेज बनाने की कोशिश करते हैं। HTML is used in above example to set the content, color, indentation and form seen on pages, ठीक है। तो HTML किस लिए यूज होती है, HTML कंटेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके डिजाइन करने के लिए यूज होती है। PHP manipulates and validates the data in the form fields and while works in coordination with HTML and MySQL to store and retrieve data। तो PHP जो है वो हमारे दरमियान का HTML और MySQL को कनेक्ट करती है। HTML में डाटा दिखाना है हमने, MySQL में हमने डाटा स्टोर किया हुआ होता है, ठीक है। और PHP का क्या काम क्या होता है असल में, कि किस वक्त कौन सा डाटा दिखाना है ये PHP डिसाइड करती है, ठीक है। और MySQL का काम क्या है, MySQL जो है वो चीज़ों को स्टोर करता है, ठीक है। तो हम एक जल्दी से ना एक PHP का वेब पेज बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो उसमें ये हमने ना जैम्प इंस्टॉल करवाया था। जैम्प इंस्टॉल हुआ हुआ है आप सारों का, क्योंकि जब हमने कह लें कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था तो तब हमने जैम्प इंस्टॉल कर लिया था, ठीक है। तो जैम्प क्या है, जैम्प हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर 3 से 4 सॉफ्टवेयर पड़े हुए होते हैं, ठीक है। बल्कि मैं दूसरे वाले लेटेस्ट ही कर लेते हैं, लेटेस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ जैम्प 2 के अंदर, ठीक है। अब मैं जैम्प को स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे देखें अपाची MySQL फाइल जरा। अच्छा आपने इंस्टॉलेशन बड़ी आसान है जैम्प की, यहाँ से डाउनलोड करना है आपने, ठीक है। जैम्प फॉर विंडोज़ आ गया, PHP 8 खुल के आ गई है। आप तो इसको डाउनलोड कर लें, इसमें काफ़ी नई चीज़ें होंगी। तो इसको स्टार्ट करेंगे तो ये अपाची का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। MySQL को स्टार्ट करेंगे
MySQL का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम MySQL को नहीं देख रहे क्योंकि हमने खाली PHP को देखना है अभी। ठीक है, MySQL को हम देखते हैं जब हम डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, जो वर्डप्रेस है उसके लिए दोनों चीजें चाहिए होती हैं, क्योंकि वर्डप्रेस एक फुल फ्लेज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। उसमें जो कंटेंट है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो उसमें हमें MySQL भी चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे खाली हमें अपाची चाहिए होगा। अच्छा, अपाची हमने स्टार्ट तो कर लिया, इंस्टॉल भी आप कर लेंगे ये, क्योंकि अक्सर लोगों का इंस्टॉल होगा। किसी को इंस्टॉलेशन में कोई मसला है अभी भी तो वो बता दें। अच्छा, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब हमने क्या किया था, हमने, आपको याद होगा कि HT डॉक्स के अंदर ना हमने वेबसाइट बनाई थी, ये ER ऑनलाइन। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो वो अभी एक्सेस नहीं होगी क्योंकि MySQL स्टार्ट हुआ है लेकिन वो चल नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, हम एक नई नई वेबसाइट बना लेते हैं, सिंपल वेबसाइट PHP की। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अच्छा, जैम्प के अंदर गया हूँ मैं और HT डॉक्स के अंदर। यहाँ पे अब जो भी मैंने PHP का कोड चलाना है, लिखना है, वो यहीं पे चलाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नया फोल्डर बना लेता हूँ, इसको हम कह लेते हैं PHP का नाम दे देते हैं इसे। ठीक है, तो सिंपल PHP का मैंने फोल्डर बनाया और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक नई फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब जिस तरह से मैं index.html रखता था ना, ठीक है, जिस तरह से ये index.html रखा है मैंने, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंडेक्स डॉट, इसको रीनेम करता हूँ और index.php कर लूंगा इसे। HTML की फाइल HTML चलाने के लिए और PHP की फाइल कह लें कि PHP चलाने के लिए। अच्छा, अब PHP क्या है, PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम एक जल्दी से ये मैं आपको बता दूं, बेशक आप अभी ना बनाए साथ में। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि मेरी HTML भी चल रही होगी साथ में और मेरी PHP भी चल रही होगी साथ में। तो जिस तरह से मैं ये टाइटल लिखता हूँ यहाँ पे PHP पेज, और यहाँ पे हम लिखते हैं H1। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये माई फर्स्ट PHP पेज लिखा है मैंने। अब इसको एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, लोकल होस्ट स्लैश PHP मेरे फोल्डर का नाम था ना, मैंने उसको एक्सेस किया। तो यहाँ पे देखें माई फर्स्ट PHP पेज, लेकिन यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने कोई PHP नहीं लिखी, फाइल का नाम मेरा index.php है, लेकिन इसके अंदर सारी HTML है। ठीक है, तो अब PHP हम किस तरह से लिखते हैं, PHP हम, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये HTML के साथ ही PHP चल रही होगी। ठीक है, तो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल PHP लिखनी है कोई, बल्कि ये जो माई फर्स्ट पेज है इसको भी मैं PHP के अंदर लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, PHP के टैग लगाऊंगा, बल्कि अभी ये सिंपल रख लेते हैं चीज को, माई PHP पेज था, ये फर्स्ट PHP पेज था। तो अब मैंने वो लिखना है तो मैं क्या करूंगा, PHP के टैग्स लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बुक लगा देता हूँ, बल्कि प्रिंट करा देते हैं हम, क्या प्रिंट करें, माई फर्स्ट PHP पेज। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये वही चीजें प्रिंट हो गई, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो कोई HTML के टैग से नहीं आ रही है, अब ये PHP के टैग से आ रही है। तो हम जो भी बनाएंगे ना PHP में, जो जो भी काम करेंगे वो इसी तरह होगा, कुछ HTML फिर कुछ PHP फिर HTML फिर PHP फिर HTML फिर PHP। ठीक है, तो इसको ये होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है PHP। ठीक है, तो और ये इसी तरह काम कर रही होगी। अच्छा, हम देख लें, HTML देख लिया हमने, अब PHP को देख लेते हैं।
बल्कि हमारे पास ये इसी में एग्जांपल थी एक, वो कर लेते हैं। मेरे ख्याल में डेट वो दिखाता है। ये आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, बस मैं खाली दिखा रहा हूँ कि पीएचपी जो वेबसाइट होगी वो काम किस तरह से कर रही होगी। कोई क्वेश्चन है किसी के इस बारे में तो वो पूछ ले। अच्छा, हाँ। अच्छा, अब ये एक सिंपल सा कोड है पीएचपी का लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें ये क्या कहता है, ये डेट को फेच कर रहा है, ठीक है। तो हम भी ये वाला कोड लिख लेते हैं। डेट का फंक्शन है और उसमें पैरामीटर उसने ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये है हमारा पास, ठीक हो गया। ठीक है, तो वो बना रहा है, बता रहा है हमें डेट का, मैंने एक पैरामीटर दिया है और वो मुझे आज का दिन बता रहा है, मंडे, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँ, यहाँ पे हम ले लेते हैं टुडे इज, ठीक है। अब यही वाला कोड अगर मैं ट्यूसडे को ओपन करूंगा तो मुझे ट्यूसडे बता रहा होगा, यही वाला कोड अगर मैं थर्सडे को ओपन करूंगा तो मुझे थर्सडे बताएगा। अच्छा, ये करता क्या है, ये जो भी सर्वर है ना, या आप ये जिस तरह से ये मशीन है इसमें मैं डेट और टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ये इसने ये मंडे उठाया है और इसने ये फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये काम आप, ये जो डेट वाला काम है, ये आप एच टी एम एल में कर सकते हैं, ठीक है। एच टी एम एल में क्या करना पड़ेगा, एच टी एम एल में आप यहाँ पे मंडे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये डायनामिक कोड है, ये मंडे को मंडे दिखाएगा, ट्यूसडे को ट्यूसडे दिखाएगा, ठीक है। तो ये वाला काम हम HTML में नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग, कि वो कंटेंट जो है वो उस हिसाब से चेंज होगा। अच्छा, डी इसमें ना मैं आपको डेट भी दिखा देते हैं हम। अच्छा, डी है जो डेट दिखाएगा, ठीक है। तो अगर मैं डी लिखता हूँ तो वो डेट दिखा रहा है, ठीक है। इसको स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो आज 7वीं तारीख है, ठीक है। अब इसी तरह से अ, अगर मंथ देखना है या मैंने दो चीजें देखनी है, टाइम देखना है अगर, हाँ ये एच बता देगा, एच आवर्स बता देगा, ठीक। अच्छा, ये सेव नहीं हुआ। खैर, तो बात ये है कि ये ये वाला काम आप एच टी एम एल में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कोई अपना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही चाहिए होगी, ठीक है। और ये देखें, ये पीएचपी ने आराम से कर दिया है, ठीक है। ये मंडे को मंडे दिखाएगा, ट्यूसडे को ट्यूसडे, और बाकी सारे इस तरह से। जिस तरह मैं वो नाम का कह रहा था कि जो फेसबुक आप खोलते हैं, तो ये डायनेमिक वेबसाइट है, डायनेमिक वेबसाइट में आपको आपका नाम नजर आएगा, मुझे मेरा नाम नजर आएगा, ठीक है। तो अब ये काम होगा किस तरह से, ये डेटाबेस से फेच करेगा नाम। अब जिस तरह से डेट फेच कर रहा था वो तो सिस्टम से फेच करनी थी, उसका तो मुझे कुछ कह लें कि जरूरत नहीं है स्टोर करवाने की। लेकिन जो नाम है वो कहीं कहीं ना कहीं मुझे स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें डेटाबेसेस भी चाहिए होती हैं। तो अब डायनामिक वेबसाइट का जो 3 चीजें हैं वो फिर कंप्लीट हो जाती हैं इस तरह से कि एक एच टी एम एल सी एस एस, वो तो स्टैटिक में भी चाहिए। दूसरी पीएचपी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बताए कि किस जगह पे क्या कुछ दिखाना है। तीसरी चीज हमें चाहिए होती है डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस को हम किसी बाद में, जो हमारे पास ये पीएचपी के लेक्चर खत्म हो जाएंगे फिर उसको देख लेंगे। पीएचपी स्लैक क्या होती है सर, पीएचपी में कुकी क्या होती है? अच्छा, पीएचपी स्लैक मुझे भी नहीं पता, पीएचपी स्लैक क्या होती है। स्लैक तो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ठीक है।
जो कुकी होती है ना सर, पीएचपी में कुकी क्या होती है, जो कुकी होती है ना वो पीएचपी की नहीं होती, वो कह लें आप वेब की होती है, ठीक है। तो वेब में अगर हमने कोई भी चीज सेव करानी हो, कोई भी चीज ब्राउजर में सेव करानी हो, तो उसके लिए हम कुकी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हम एक दफा पीएचपी के मेन सिंटेक्स को देख लें, फिर हम कुकीज को भी देख लें, ठीक है। तो आप कह लें कुकी होती है जो डेटाबेस, जो आपके ब्राउजर के अंदर कुछ डाटा सेव करवाना होता है, तो वो हम कुकी के थ्रू करवा देते हैं। कैन वी जॉइनली डिस्प्ले डे एंड डेट, हाँ जी आप ये भी कर सकते हैं। आप इस तरह कर लें इसको, डे मंडे एंड को इस तरह से कर लें, डे एंड डेट करना है आपने। अच्छा, इसमें हमने पैरामीटर कौन सा देना था? डी से डे आ जाएगा, ठीक है। मंडे 07 और मंथ भी लाना है आपने, तो मंथ भी आ सकता है। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें आप पैरामीटर इसको डिफरेंट देंगे तो डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। मंडे 07 है, फिर मंथ आ जाएगा, फिर ईयर आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। नॉट फाउंड द रिक्वेस्ट यूआरएल, नॉट फाउंड द सर्वर। अच्छा, हमजा, मेरे ख्याल में मसला ये होगा कि एक तो आपने ना एच टी डॉक्स के अंदर फोल्डर बनाना है, ठीक है। अब फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जो नाम फोल्डर का रखा है ना आपने, और फोल्डर के अंदर क्या करना है, फोल्डर के अंदर जो आपने फाइल का नाम रखना है वो रखना है इंडेक्स डॉट पीएचपी। कोई और नाम रखेंगे ना तो उस नाम से बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम अब वो चीज हम बाद में देख लेंगे। जिस तरह से अब मैंने ये पीएचपी रखा है ना यहाँ पे, और ये कहाँ पे रखा है, एच टी डॉक्स के अंदर। तो अब आगे क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे लोकल होस्ट स्लैश वही फोल्डर का नाम रखना मैंने, ठीक है। अब क्योंकि मेरा जो फाइल है वो इंडेक्स डॉट पीएचपी के नाम से, तो वो खुद ही रीड हो जाएगी, ठीक है। तो दो चीजें आप मेक श्योर करें कि फोल्डर का नाम यही है जो आपने लिंक से, जिस लिंक से एक्सेस करना चाह रहे हैं वो, और दूसरी चीज कि जो फोल्डर के अंदर फाइल है उसका नाम इंडेक्स डॉट पीएचपी है, ठीक है। और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें तो वो उसमें बाकी एरर होते हैं वो भी देख लेंगे। Simple packages for sending message to Slack. The focus to is the use of elegant style. अच्छा, a cookie is often used to identify user. A cookie is small file that server embeds on user computer. हाँ जी, तो कुकी वही चीज होती है, जरूरी नहीं है कि यूजर की आइडेंटिफिकेशन हो। कुकी में बहुत सारी चीजें सेव हो सकती हैं, ठीक है। तो कुकी द ब्राउजर का कह लें, ब्राउजर के अंदर हम डाटा सेव करते हैं उसको हम कुकी कहते हैं, ठीक है। तो ये पीएचपी के थ्रू भी हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज के थ्रू हो सकती है। तो आप कह लें कि पीएचपी जो है वो खाली जो जो कुकी है वो पीएचपी की नहीं है, कुकी जो है वो वेब ब्राउजर की है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये हमने कर लिया। अच्छा, कोई क्वेश्चन किसी के? चलें फिर आज इतना ही रखते हैं हम, और कल हम देखेंगे पीएचपी को ना डिटेल में शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर किसी के कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो पूछ ले, बल्कि हम ऐसा करते हैं पीएचपी का ना लेक्चर शुरू कर ही देते हैं, ठीक है। टाइम है हमारे पास, तो उस टाइम को ज़ाया करने से बेहतर है कि हम पीएचपी को शुरू कर दें। किधर है ये? अच्छा, अब पीएचपी से बनता क्या है, थोड़ी सी पहले बात वो वाली भी कर लेते हैं कि पीएचपी से बनता क्या है। तो पीएचपी है रिकर्सिव एक्रोनिम है, पीएचपी से बनता है हाइपरटेक्स्ट पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर कैसे बनता है, तो पहले पी से क्या, ये एच और पी से बनता है, एच से बनता है हाइपरटेक्स्ट और पी से बनता है प्री प्रोसेसर। लेकिन पहले पी से क्या बनता है, पहले पी से बनता है पीएचपी,
ठीक है, समझ आइए आपको इस बात की? नहीं आई तो मैं समझा देता हूँ। इसको हम ड्रॉ ही कर लेते हैं, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन चलें। अच्छा जी, इसको हम सर, अच्छा ये है ना हमारे पास पी एच पी, तो इसमें पहले पी से क्या बन रहा है? पहले पी से बन रहा है पी एच पी, ठीक है। और इससे क्या बन रहा है? हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, जो जो भी है देख लें आप। और इससे बन रहा है प्री प्रोसेसर, ठीक है। तो इसको रिकर्सिव एक्रोनिम इसलिए कहते हैं कि इस पी से जो है ना वो पीएचपी ही बन रहा है, ठीक है। तो पहले कहते थे इसको पीएचपी से क्या बन रहा है, कुछ लोग कहते थे पर्सनल होम पेज, ठीक है। तो वो पीएचपी से लोग इसको ये भी कहते थे कि ये पर्सनल होम पेज है। लेकिन कह लें कि जो बॉडीज जो इसको मैनेज कर रही हैं या कम्युनिटीज हैं, वो इसको कहते हैं कि ये पीएचपी में पहला जो पी है उसका नाम पीएचपी ही है, पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पहले किसी जमाने में इसको पर्सनल होम पेज भी कहते थे, लेकिन खैर। अच्छा, पीएचपी है क्या चीज? पीएचपी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जो एचटीएमएल थी वो क्या थी? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, वो लैंग्वेज थी एचटीएमएल। वो ब्राउजर को कह लें कम्युनिकेट करने के लिए, ब्राउजर को चीजें पहुंचाने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए वो लैंग्वेज थी। लेकिन पीएचपी क्या है? पीएचपी इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। स्क्रिप्टिंग की प्रोग्रामिंग कह रहे हैं, स्क्रिप्ट हम जिस तरह से ये लिखा है ना हमने कोड, इसमें एचटीएमएल आ रहा है, फिर दरमियान में ये पीएचपी आ गया, फिर एचटीएमएल आएगा, फिर पीएचपी आएगा, तो ये आप कह लें ये स्क्रिप्ट है। और स्क्रिप्ट को हम इंटरप्रेट करते हैं प्रोसेसर से। PHP is a server side scripting language that is embedded in HTML, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया कि ये PHP लैंग्वेज है जो सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग करता है, और ये HTML है। अच्छा, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का क्या मतलब है? जो ये एग्जीक्यूशन होती है ना इसकी, वो सर्वर साइड के ऊपर होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये मंडे और जो 7 है, अगर किसी और सर्वर के ऊपर पड़ा हो, जहां पे अभी अभी कहाँ पे मंडे नहीं होगा, जिस तरह 11:17 AM है ना, तो अमेरिका में अभी अभी क्या टाइम होगा वहां पे 6 तारीख होगी, ठीक है। तो और संडे होगा, ठीक है। तो अगर ये सर्वर तो मेरा अपना ही सर्वर है ना, अगर ये सर्वर पड़ा होता अमेरिका के अंदर और मैं यहाँ से अब उससे पेज रिक्वेस्ट करता, ठीक है, तो मुझे क्या टाइम नजर आता? टुडे इज संडे 06, ठीक है। तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब है कि सर्वर साइड ये प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। अब ये चीज कहाँ पे कैलकुलेट होगी? ये सर्वर साइड के ऊपर कैलकुलेट होगी। अगर ये मेरे कंप्यूटर के ऊपर सर्वर है तो वहां पे संडे है। अगर ये अमेरिका में कोई सर्वर पड़ा होता, सॉरी मेरे कंप्यूटर के ऊपर मंडे है, अगर अमेरिका में कहीं सर्वर पड़ा होता तो वो इसको बता रहा होता कि ये कंप्यूट होता एज संडे, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्लियर हुई? यार लेक्चर की स्लाइड्स तो नहीं, लेक्चर का मटेरियल मैं सेंड कर भी देता हूँ काफ़ी सारा, जो हेल्पिंग मटेरियल या लिंक्स वगैरह होते हैं उस टॉपिक के हवाले से, तो इसके भी मैं आपको कर दूंगा। अच्छा, तो हमने ये समझ लिया कि पीएचपी और एचटीएमएल में क्या फ़र्क है। एचटीएमएल चीज़ें दिखाने के लिए होता है, पीएचपी हमारी प्रोग्रामिंग के लिए होता है। It is used to manage dynamic content, databases, session tracking, even build an e-commerce site. अच्छा, अब ये क्या क्या बातें कर रहे हैं? डायनामिक कंटेंट, जो कंटेंट डायनामिकली आता है ना, जिस तरह हमने डेट का है वो डायनामिकली आ रही है, कोई यूजर नेम होगा वो डायनामिकली आ रहा होगा। डेटाबेसेस, डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराना, रिट्रीव कराना। सेशन ट्रैकिंग, जिस तरह कुकीज बना के आप सेशन ट्रैक करते हैं। इवन बिल्ड एन एंटायर ई कॉमर्स साइट, ठीक है। तो पीएचपी से हम पूरी ई कॉमर्स साइट, जिस तरह से कह लें दराज.com है या alibaba.com है, उस तरह की साइट भी हम पीएचपी के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। इट इज इंटीग्रेटेड विद नंबर ऑफ पॉपुलर डेटाबेसेस इंक्लूडिंग MySQL, PostgreSQL, Oracle, Cybex, Informix, Microsoft SQL सर्वर, ठीक है। तो ये जो कंपैटिबिलिटी है पीएचपी की, वो तकरीबन जितनी भी वेबसाइट्स, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं
एसक्यूएल के डेटाबेसेस के, उनसे मिल जाती है। PHP is pleasingly zippy in its execution, especially when compiled as Apache module on Unix side. The MySQL server once started to execute even very complex query with huge result set in record setting time. ठीक है, तो PHP कह रहा है pleasingly zippy है। ठीक है, इसका अंदाजा आपको इस तरह से होगा कि कभी आपने अगर C प्लस प्लस या विजुअल सी पढ़ी होगी तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा भी एरर आ जाए तो कोड नहीं चलता। ठीक है, कंपाइल ही नहीं होता, पहले कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एक्जी फाइल बनती है, फिर आपको एक्जी फाइल चलानी पड़ती है। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं ये दोनों चीजें मैंने गलत डाल दी हैं, तो अब क्या होगा, अब जो मेरा कोड है ना वो वहां तक चल जाएगा जहां तक उसने चलना है। ठीक है, तो ये उसने एरर इस तरह से दिखा दिया, लेकिन कोड चल गया। ठीक है, इससे पहले मैं कोई लाइन लिखता हूँ ना, H1 ठीक है, तो ये देखें, ये हेलो नजर आ गया मुझे, जहां पे एरर था उसने एरर वहां पे दिखा दिया। लेकिन अगर आपने ये C++ में करना होता है या कुछ किसी भी जगह करना होता है, वो कहता है भाई पहले एरर सही करो फिर हम बाद में बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो इसलिए, और जिपी कह लें इस तरह से कि बड़े आराम से ये जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है माई एसक्यूएल वगैरह के, उनके साथ चल जाती है। अच्छा जी, PHP सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ मेजर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये हम देख लेंगे क्या होते हैं। PHP फॉरगिविंग, PHP लैंग्वेज ट्राइज टू बी एज फॉरगिविंग एज पॉसिबल। ठीक है, तो इसका वही मतलब है कि PHP में आप कह लें कि काम करना काफ़ी इजी है। अच्छा, डिबगिंग कहते हैं PHP में काफ़ी मुश्किल है, या स्केलेबिलिटी इतनी है अच्छी नहीं है PHP की, लेकिन वो भी अब इतने ज़्यादा इशू, इतने बड़े इशू नहीं है। आप अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क यूज़ करें तो वो वाला काम भी बड़े आराम से हो जाता है। अच्छा, अब PHP को हम किस किस लिए, ये तो हमने देख लिया PHP होती क्या है। अब PHP को यूज किस किस लिए करते हैं। ठीक है, PHP परफॉर्म सिस्टम फंक्शन फ्रॉम फाइल्स ऑन ए सिस्टम, इट कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज देम। ठीक है, PHP किसी भी सिस्टम के अंदर जहां पे भी इंस्टॉल हुई है वहां पे नई फाइल बना सकती है, फाइल को ओपन कर सकती है, रीड कर सकती है। ठीक है, PHP के हैंडल फॉर्म्स। ठीक है, हमने HTML फॉर्म्स बनाए थे ना, जिस तरह लॉगिन का फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है, कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो। ठीक है, गैदर डेटा फ्रॉम फाइल्स, सेव डेटा टू फाइल थ्रू योर ईमेल एंड सेंड डेटा, रिटर्न द यूजर डेटा। अच्छा, ये फॉर्म्स वाली मैं बात कर लेता हूँ। जिस तरह से ये हमने एक फॉर्म बनाया था यहाँ पे। ठीक है, अब ये सारे फॉर्म से जो डाटा आ रहा है, ठीक है, वो कहाँ पे प्रोसेस होगा। ठीक है, अब वो उसको प्रोसेस करने के लिए जो उसका हमने एक्शन सेट करना था, याद है ना एक्शन, यहाँ पे होगा फॉर्म का एक्शन। किधर गया फॉर्म, ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हम PHP की स्क्रिप्ट लिख लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लॉगिन है, ये यूजर रजिस्टर की है। ठीक है, तो रजिस्टर डॉट PHP की मैं एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा यहीं पे। और इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं डाटा सेव कर दूंगा यहाँ से डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो अब हम फॉर्म से डाटा सेव कर सकते हैं PHP के थ्रू। अच्छा, दो काम हमने देख लिए। PHP फाइल बना सकती है, फाइल मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। PHP फॉर्म से डेटाबेस फॉर्म से डाटा रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होती है। यू कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई एलिमेंट्स विद इन योर डेटाबेस थ्रू PHP। आप डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर्म का डाटा हैंडल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सेस कुकीज, वेरिएबल, सेट कुकीज। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। कुकीज हमने देखा था कि किसी ने पूछा भी था अभी, कुकीज को हम एक्सेस कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब जो मेन काम हम PHP से ले रहे होंगे ना, वो HTML को भी मैनिपुलेट कर रहे होंगे। HTML, कौन सी HTML कहाँ पे आ रही होगी, कौन सी HTML एलिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, कौन से HTML एलिमेंट्स डिलीट हो रहे हैं, ये वाला सारा काम भी हम किससे कर रहे होंगे, PHP के थ्रू। ठीक है, और PHP से हम डाटा को एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई सवाल यहाँ तक किसी के?
हाँ, अभी हमने सेव नहीं किया, मैंने आपको बताया है कि इस तरह से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी कह लें कि अगले 2-3 वीक्स के अंदर हम ये वाला काम भी करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम खाली ये देख रहे हैं कि पीएचपी किस किस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। डाटा इंक्रिप्शन, डाटा इंक्रिप्शन क्या होती है? डाटा इंक्रिप्शन होती है कि ये हेलो लिखा हुआ है ना, तो ये आप और जो सर्वर है वही पढ़ सके कि ये हेलो लिखा हुआ है। दरमियान में अगर कोई बंदा देखे इसे तो इसको ये ना पता चले कि क्या चीज़ लिखी हुई है। तो ये हम इंक्रिप्शन से ये फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अब ये पीएचपी लिखते कैसे हैं हम? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पीएचपी का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिस तरह हमने बनाया था इंडेक्स डॉट, जिस तरह एचटीएमएल रखते हैं वहाँ पे ही हम एचटीएमएल की जगह इंडेक्स डॉट पीएचपी रख देंगे। ठीक है, अब दूसरा काम ये है कि पीएचपी का कोड लिखने के लिए हम पीएचपी के टैग इस्तेमाल करते हैं एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, जो पीएचपी की फाइल होती है उसमें इस तरह से होता है कि पहले एचटीएमएल चल रही है, फिर पीएचपी, फिर एचटीएमएल, फिर पीएचपी। ठीक है, तो हमने अगर कोई चीज लिखनी है, हमने अगर कोड लिखना है तो हम ये चीजें यूज करेंगे। ठीक है, टैग का एंगल ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क पीएचपी, इसके बाद मैं पीएचपी का कोड लिखूंगा और जहां पे कोड एंड करना होगा वहां क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा ये सिंपल सा पीएचपी का कोड है, ये हम देख लेते हैं, बल्कि हमने एक बनाया भी हुआ है, उसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ इंडेक्स डॉट पीएचपी, नाम दे दिया। अब इसको हम एडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्योंकि ये कह लें हमारा है, हाँ पीएचपी की फाइल है, तो ये एचटीएमएल के अंदर लिखी हुई होगी। ठीक है, तो और इसमें एचटीएमएल डाल देते हैं, हेड डाल देते हैं, हेड के अंदर टाइटल डालते हैं। टाइटल लिख लेते हैं कुछ, माय फर्स्ट है, और यहाँ पे बॉडी में लिखते हैं पीएचपी। ठीक है, पीएचपी स्टार्ट कैसे करनी है? पीएचपी के टैग के साथ, और एंड कैसे करनी है? इस टैग के साथ, क्वेश्चन मार्क पीएचपी स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क पीएचपी एंड। अच्छा, ये एको कमांड होती है कुछ भी चीज प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, आउटपुट लेने के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? हेलो वर्ल्ड, ये हमारा पहला पीएचपी का पेज बन गया। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। ये हमारा वो वाला कोड चल गया। ठीक है, मैं ये वाली फाइल समरी में लिख लेते हैं, बल्कि जल्दी से लिख लेते हैं हम। तो फाइल आपने खोल ली है, और क्या करना है? चलिए, ठीक है,
open file for editing to start. तो ये स्टार्टिंग टैग के लिए और ये एंडिंग टैग के लिए, ये हो गया। और इसके साथ मैं फाइल भी अटैच कर देता हूँ। XAMPP 2। अच्छा, ठीक है जी, ये आ गई पूरी इंस्ट्रक्शन इसकी। ठीक है, ये फाइल भी मैंने दे दी है, आप इसको देख सकते हैं, इसको चला सकते हैं। इको वर्सेस प्रिंट। अच्छा, इको वर्सेस प्रिंट में फ़र्क ये है, इको जो है ये कंस्ट्रक्ट है इसका पीएचपी का, ठीक है, और पीएचपी जो है, जो प्रिंट है वो फंक्शन है। ठीक है, अब देखें ये इको मैंने खाली कीवर्ड इस्तेमाल किया इसके साथ ही ये कर दिया। अगर मैं प्रिंट करना होता तो प्रिंट और इस तरह करना पड़ता, एज ए फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको फंक्शन का पता है तो। तो आज हमने देखा कि डायनामिक वेब क्या होती है और पीएचपी क्यों ज़रूरी है, और पीएचपी को की फाइल हम किस तरह से बनानी है, पीएचपी की एग्जीक्यूशन किस तरह से करनी है। तो कल हम कोशिश करेंगे कि ये पीएचपी का सारा जो लेक्चर है इसको, और इससे जो अगला लेक्चर है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हम देख लें। ठीक है, डॉलर साइन क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, लिस्ट क्या होती है, अरे क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ें हम कल देख लेंगे। चलें जी, ठीक है, कल तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर अल्लाह हाफिज़।